हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बोहर मॉडल को। इससे पहले अगर सेक्शन की बात करें तो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हमने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिडबर्ग इक्वेशन को स्टडी किया। आज उसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव बोहर मॉडल। सबसे पहले उसके मेन पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। The electrons are revolving around the nucleus in a well-defined circular path called as orbits, and the corresponding energy state of the electron is called as stationary state. तो ऑलरेडी 9th क्लास में हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे बोहर मॉडल के, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स उन्हें बोला गया था। और जब इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होगा दैट विल पोजेस अ एनर्जी। ठीक है, उसके पास उसकी अपनी एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर शेल के लिए। देन द कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट, या कई बार हम ग्राउंड स्टेट वर्ड वहां पर यूज कर लेते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अपने आप चेंज नहीं होगा। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो इसी के शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा और उसकी एनर्जी में किसी टाइप से चेंज नहीं आएगा। और तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द के शेल वो अपना इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को चेंज नहीं कर लेता है। क्योंकि जनरली अगर हम बात करें शेल्स के एनर्जी ऑर्डर को तो हमने स्टडी किया है दैट के is of less energy, then L higher energy, M much higher energy, N of higher energy। इसका मतलब K शेल का एनर्जी कम होता है, L उससे ज़्यादा एनर्जी का है, M उससे ज़्यादा एनर्जी का, और N उससे भी ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिट होता है या फिर शेल होता है। इसीलिए कहा गया जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर शेल के अंदर प्रेजेंट है उसका एनर्जी में किसी टाइप से कोई चेंज नहीं आएगा। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर प्रेजेंट है और उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, देन इट जंप्स टू द हायर ऑर्बिट और एनर्जी स्टेट। तो वो के से जंप करके कहाँ चला जाएगा, एल में चला जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। के से एल में भी जा सकता है, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एल की बजाय सीधा कहाँ चला जाएगा, एम शेल के अंदर भी जा सकता है। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हाँ, हम ये मान सकते हैं कि अगर के शेल की हम बात करें उसके एनर्जी को अगर मैं E1 मान लूं और L की एनर्जी को E2 मान लूं तो यहां से यहां तक जाने के लिए जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी गिवन एज डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया होगा। So the energy levels are designated as K, L, M, N। तो K, L, M, N की फॉर्म में भी हम उनको लिख देते हैं। आगे वो कहते हैं ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। अब यहां अगर इस सेक्शन की हम बात करें तो उसने एंगुलर मोमेंटम की बात की है, और हम अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। तो मान लो अगर वो लीनियर होता रोटेशन उसका, सो मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, हम वहां पर मोमेंटम की बात करते, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है इसीलिए उसे क्या बोला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम यूज कर लिया वर्ड। तो यहां उसने कहा ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ वही परमिटेड होंगे जो क्या करेंगे, इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को mv/r के साथ रिप्रेजेंट हमने किया, दैट इज इक्वल टू n। n क्या है, कोई होल नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू उसका हो सकता है, h/2π। और यही वो पोस्टुलेट है जो हमें क्या बताता है,
क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है, क्वांटा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलते हैं इससे आगे। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल की हम सक्सेस की बात करें या अचीवमेंट की बात करें, देन फर्स्ट वन इज इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को बड़ा इजीली एक्सप्लेन करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला गया दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ एंड इट विल नॉट लूज और गेन एनर्जी, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अपने उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, तब तक वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को रिलीज करेगा। क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड में हमने कहा था व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, या कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करती है देन कंटिन्यूअसली इट विल लूज द एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। लेकिन यहां पर हमने बोहर के केस में कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसका एक फिक्स एनर्जी होगा, वो अपना एनर्जी चेंज नहीं करेगा। तो यहां से जो स्टेबिलिटी था एटम का वो इजीली एक्सप्लेन हो गया। सेकंड वन अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को भी हमने स्टडी किया था, और जब हमने उसका स्टडी किया तो डिफरेंट रीजन्स में हमने उसको स्टडी किया था, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, पफन। तो इस तरह से डिफरेंट सीरीज के अंदर हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का उसको हम स्टडी करते हैं। तो अभी हमने एनर्जी का एक रिलेशन स्टडी किया था, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 दैट इज H न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, हमने ऑलरेडी रिलेशन स्टडी किया। सो डेल्टा E इज इक्वल टू न्यू कैन बी रिटन एज C बाय लैम्डा और द वेव लेंथ इज इक्वल टू HC बाय डेल्टा E। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसको, स्टडी करते हैं इस रिलेशनशिप को, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए बड़ा इजीली एक्सप्लेन हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा सकता है? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहाँ डिटेक्ट करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो जब हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न हमारे पास आएगा ड्यू टू दैट रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो जो भी इंप्रेशन हमारे पास वहां बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, दैट विल गिव द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पर हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां हम एक और कंसेप्ट स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कि अगर हमें एमिशन, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालनी हो वहां पर कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पर बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है फ्रॉम N2 लेवल टू द N1। इसका मतलब हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जब वो एनर्जी क्या करे? रिलीज करे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है दैट N2 माइनस N1, N2 हाइयर ऑर्बिट हो जाएगा, N1 लोअर ऑर्बिट है। सो N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो सपोज करो N2 का वैल्यू 5 है और N1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। जरूरी नहीं कि N1 1 हो, N1 2 भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए N2 का वैल्यू हमें पुट कर देना है, N1 का वैल्यू हमें पुट करना है, सॉल्यूशन करना है, और जो भी आंसर आए दैट विल बी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो एक छोटा सा सेक्शन है हमारे पास न्यूमेरिकल वाइज की नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से फाइंड आउट यहाँ पर की जा सकती है। तो इस रिलेशन का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं कुछ और सक्सेस की, बोहर मॉडल की। सो थर्ड वन इज इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में। तो हमने एक इक्वेशन स्टडी किया था, रिडबर्ग इक्वेशन, दैट En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n स्क्वायर, ठीक है। RH जहां पर क्या था? रिडबर्ग कांस्टेंट था। तो RH की अगर बात करें तो RH वैल्यू इज 2 पाई स्क्वायर m e⁴ स्क्वायर, ठीक है। इस कंप्लीट रिलेशनशिप के अंदर अगर हम देखें देन m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई ऑलरेडी हमें पता है कि क्या है, E की अगर बात करें देन E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो
तो अगर हम इस सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं देन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। अब इन वैल्यूज को ध्यान रखना, इन रिलेशंस का ध्यान रखना। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं जूल पर एटम में, तो हमें इस डायरेक्ट वैल्यू को याद रखना होगा। याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर है देन -13.595 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन वैल्यू क्या होगा, जिस भी ऑर्बिट की हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। एल की अगर बात करेंगे तो एल के लिए एन का वैल्यू 2 होता है। और ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ जूल से इसको किस में कन्वर्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कन्वर्जन बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, बड़ा आसानी से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। या इस रिलेशन को अगर हम चेंज करें इन किलो जूल पर मोल के अंदर देन वी विल गेट -1311 डिवाइड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो इन डायरेक्ट रिलेशंस को हमें ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। या बात करें फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, तो हाइड्रोजन लाइक आयंस के अंदर रिलेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वी हैव -1311 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन लाइक के लिए बात किया था लिथियम 2 पॉजिटिव का, इसको हाइड्रोजन लाइक इसलिए बोला जाता है बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी हाइड्रोजन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो जब हमें Z का वैल्यू पुट करना होगा तो लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे। ठीक है, ऑर्बिट वो होगा जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एनर्जी निकालना है, या सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एनर्जी निकालना है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ n का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, आंसर इज इन किलो जूल पर मोल। अब वो डिपेंड करते हैं किस टर्म में वो पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस नेगेटिव का। ये जो नेगेटिव हमने यहां पर यूज किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें इस नेगेटिव साइन के, तो हम कहते हैं इफ इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस से बहुत दूर प्रेजेंट है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन वहां पर नहीं होगा। तो हम ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर वहां काफी दूरी पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, और रेस्ट पोजीशन पर उसका एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से काफी दूर प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे रेस्ट पर, और उसका जो एनर्जी होगा दैट विल बी 0। ठीक है, इस चीज को कंसीडर हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया दैट इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एंड एट दिस पोजीशन इट्स एनर्जी इज 0। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस इनफाइनाइट पोजीशन से न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी अट्रैक्शन के टाइम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, ड्यू टू दैट अट्रैक्शन देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी, अल्टीमेटली इट बिकम लेस देन 0, वो 0 से भी कम हो जाएगी। और जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल रहे हैं, दैट बिकम नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें साथ साथ अट्रैक्शन का भी पता चल जाता है। ठीक है, जहां हम अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं, तो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना। उसके बाद अगर कुछ और एनर्जी के बाद अगर बात करें हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, उसका एनर्जी निकालो, या बोहर रेडियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रिजल्ट का यहाँ पर ध्यान रखना दैट बोहर रेडियस
एन का वैल्यू वही 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए नॉट जो है ऑलरेडी उसका वैल्यू हमें दे रखा है, इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट ए नॉट 52.9 पिकोमीटर। हाइड्रोजन लाइक आयंस की अगर बात करें तो एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंड द वैल्यूज आर इन पिकोमीटर्स। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर वही अलग अलग यूनिट वो चूज करता है, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ कि पिकोमीटर के अंदर हम इस रिलेशन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है। बाकी ये रिलेशन किस तरह से आते हैं कि व्हाट इज़ ए नॉट, तो एक बहुत बड़ा हमारे पास रिलेशन दिया है जब हम nth ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड आउट करते हैं, दैट आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड एन स्क्वायर। तो इसको तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं एन स्क्वायर बाई जेड को। तो उसके अलावा अगर बाकी टर्म की बात करें, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए नोट, तो इसको ए नोट हमने मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखना है क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी हो जाएंगी अगर हम इनका वैल्यूज को पुट करते हैं। सेम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, अगर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, देन द रिलेशन इज गिवन v इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ z, दैट इज एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय n, और वेलोसिटी के लिए जो यूनिट्स हैं हमारे पास, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से रिलेशंस को हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। तो अगर यहाँ कुछ सक्सेस है तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी हमारे पास। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें, देन फर्स्ट वन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अभी तक हम जितने भी केस की बात करते आए वो सारे केसेस या तो हाइड्रोजन के लिए हैं विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए हैं जो हाइड्रोजन जैसा हो, ऐसे आयंस जो बिल्कुल हाइड्रोजन जैसे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हो। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स था वो 2 इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो गया, फेल हो गया। सेकंड वो कहता है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से हम स्टडी करते हैं, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आती हैं, ठीक है, जिसको हमने इससे पहले भी स्पेक्ट्रल लाइंस को चेक करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फाल कराया, तो उसने कहा कि जब हमें इन एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस को देखना है, जब हम उसे कहाँ प्लेस कर दें, या तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन को हमने कंसीडर करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको स्टडी करते हैं देन इट इज नॉन एज ज़ीमैन इफेक्ट, अगर हम उसे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में देन इट इज नॉन एज स्टार्क इफेक्ट। तो जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस का, इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो और ज्यादा स्प्लिट हो जाती है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट, इट फेल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड फोर्थ वन इज द इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पर हम कुछ नई चीजें स्टडी करने वाले हैं। इट फेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स लाइक डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इन दोनों ही फैक्टर्स को वो एक्सप्लेन नहीं करता या इन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन नहीं करता जिन्हें हम बोहर मॉडल के बाद स्टडी करते हैं। ठीक है, सो बोहर मॉडल फेल हो गया इन न्यू प्रिंसिपल्स के ऊपर, डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। बाय।